एग्जाम में वो क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए जो आप सबसे बेस्ट जानते हैं। 10th और 12th की जो बोर्ड है उसकी तैयारी कैसे करें? पकड़ वाले पे स्कोर खींचने की कोशिश करता है, इसी में बच्चा फेल करता है, ध्यान ही नहीं देता है। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स इसका थ्योरम स्ट्रांग रहता है और न्यूमेरिकल को भी सच कर देता है। और यहाँ आज की जो जनरेशन है थ्योरम पे फोकस ही नहीं करता। टाइम टेबल कैसे बनाएं आप? जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, लास्ट इम्प्रेशन, विषय पर अधिक फोकस करने की अधिक जरूरत है। देखिए सर, 10th और 12th का जो एग्जाम है, तो बचपन में मेरा दादाजी कहा करते थे मैथ इंजन है, अगर इंजन सही हो गया तो बोगी आपका खिंचा जाएगा। पढ़ा हुआ चीज याद कैसे रखें? अरे हम जोर जोर से बोलेंगे तो बगल वाला क्या सोचे, अरे भाई बगल वाला पूरा नंबर थोड़ा दे। नमस्कार, जोहार, JSR टीवी में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार कई मुद्दे पर खबरों को दिखाते रहते हैं, लेकिन आज का जो वक्त है वो कई मुद्दे के साथ शिक्षा की ओर जो ध्यान देना चाहिए वो बहुत ही जरूरी है। 30 दिन 1 महीना का वक्त है। झारखंड बोर्ड का 10th 12th एग्जाम है, CBSE सब चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज जैक बोर्ड है या जितने भी बोर्ड है उन सभी के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चे जो 1 महीना का वक्त है इस दरमियान कैसे तैयारी करें। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताते हैं। ये कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ा चुके हैं, करतार, आकाश जैसे कई संस्थानों में पढ़ा चुके हैं और इनका नाम है नीरज कुमार मेहता जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो 1 महीना का वक्त बचा हुआ है, 1 महीने का जो समय बचा हुआ है वो बच्चों के लिए कितना लाभदायक है, किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहले नीरज जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने बारे में जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम है नीरज कुमार मेहता और मैं पहले प्रीवियस बहुत सारे कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से स्टार्टअप मेरा जो था करतार से था, वहाँ पे इंडिया बैच को डील करते थे। उसके बाद आकाश का फाउंडेशन बैच जो आपका 10th 11th 12th का जो होता था फाउंडेशन बैच में फिजिक्स हम देखते थे। उसके बाद उससे मैंने अपना स्टार्टअप जारी किया जो प्राची अकादमी के नाम से चल रहा है सर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है 10th और 12th के बोर्ड के विषय पर। आखिर इस जो कुछ वक्त है हम कर सकते हैं, गिने चुने जो दिन है, लगभग अब 30-32 जो दिन है वो बचे हुए हैं। तो ये हम सबसे पहले पहला सवाल मेरा रहेगा, 10th और 12th की जो बोर्ड है उसकी तैयारी कैसे करें? सर 10th और 12th का बोर्ड के लिए सबसे बेसिक अगर देखा जाए तो कोई भी चैप्टर है ना सर, उसको NCERT को उसको अच्छे से पढ़ना होगा पहले, ठीक है, और बेसिक थ्योरम, बेसिक फार्मूला को आपको दिमाग में बैठा करके रखना होगा। बच्चे क्या करते हैं कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो इस उलझन में रहते हैं कि हम टाइम टेबल बना नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि आप NCERT को उठाइए। NCERT बहुत ही अच्छा बुक है और उसको आप अगर छोटा सा अगर अच्छे से अगर इसको स्टडी कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और आपका एक अच्छे से तैयारी हो जाएगा सर। जस्ट लाइक अगर आप बोलते हैं कि 11 12 के लिए, जब मैंने 12 का बोर्ड का एग्जाम है तो 12 में अगर देखा जाए बच्चा तो इजीली फिजिक्स की अगर पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट और ऑप्टिक्स बच्चे को एक अच्छा स्कोर दे सकता है, लेकिन सम्मानजनक स्कोर दे सकता है, क्योंकि 35 के अप्रॉक्स आपका इलेक्ट्रोस्टैट से रहता है और 20 के आसपास आपका 37 के आसपास आपका ऑप्टिक्स और मैंने 25 से मैं क्या बोलूँ 25 से 30 के आसपास आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स और ऑप्टिक्स से रहा है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि पढ़े क्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि थ्योरम को नेगोशिएशन करने का, थ्योरम को ध्यान ही नहीं देते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, इसी पे लगे रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और हम अक्सर देखे हैं जिसका थ्योरम स्ट्रांग रहता है वो न्यूमेरिकल को भी टच कर लेता है सर। और यहाँ आज की जो जनरेशन है थ्योरम पे फोकस ही नहीं करता है, सीधे फॉर्मूला आ गया उसके बाद बैठा दिए, लेकिन उसी क्वेश्चन को जब टर्न करके दे देता है, थोड़ा सा अगर टर्न करेगा तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। तो मेरा एक ही मानना है कि NCERT में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा से दिया हुआ है। अगर उसको वो डिटेल से अगर स्टडी कर लेता है तो वैसे कंडीशन में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
एनसीईआरटी तो सभी पढ़ने बोलते हैं, आप भी पढ़ने बोल रहे हैं, लेकिन कम समय में तैयारी एनसीईआरटी का कोई बुक दिखता है तो बहुत, वो भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा बुक है। नहीं तो पार्टिकुलर सेक्शन कम समय में कैसे तैयारी करें वो बताइए। क्या बच्चे उतना सुनना नहीं चाहेंगे, बोल क्या हम 1 महीने का टर्म है, हमको बताइए हम पढ़े या पास करते बढ़िया अच्छा नंबर आ जाए। लेकिन पार्टिकुलर सेक्शन में फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स है। ऑप्टिक्स आपका ज़्यादा मार्क्स है। ऑप्टिक्स सर उतना लेंदी नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंदी है, बट ऑप्टिक्स लेंदी नहीं है। 11-12 की अगर बात करें जी ठीक है, तो ऑप्टिक्स को अगर अच्छा से फोकस करता है तो कम से कम उसमें आपका 20 नंबर ऑप्टिक्स में आ जाएगा। और उसमें क्या है कि थ्योरम ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है, न्यूमेरिकल्स कम है उसमें। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो थ्योरम और न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा सा वहाँ पर मेहनत करना होगा। 2 सेक्शन अगर अच्छा से करके जाता है तो वो पास करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि कोई अगर कम समय है तो एक बार एनसीईआरटी का बुक जरूर पढ़ें। अगर उसका जो सवाल है जवाब है तो सोल्व। हाँ, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन को अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अगर करके चला जाता है लड़का पास आ जाएगा, और बहुत ही कम समय में कर सकता है इस चीज को। हम लोग अभी टाइम टेबल की कम समय में तैयारी करने से पहले बार बार हम ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल कैसे बनाए आप, कैसे बनाए? ये भी टच करना है, वो भी करना है, तो क्या हम लोग भी अगर एक रेट लगाते हैं कि आज 1 घंटा इसको पढ़ना है, 1 घंटा इसको पढ़ना है, तो वो कैसे बनाए? वो सर देखिए, टाइम टेबल जो होता है ना सर, पहले उसको देखना होगा कि उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट अगर वो डील कर रहा है तो उसका कोई 2 मेजर सब्जेक्ट को जिसमें उसका पकड़ अच्छा होगा। तो जो पकड़ अच्छा होगा ना सर, उसको थोड़ा सा एग्जाम का समय है तो अभी उसमें थोड़ा सा कम फोकस करना होगा, क्योंकि उसमें पकड़ अच्छा है, उसमें डील कर लेगा सर। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि जिसमें उसका पकड़ नहीं है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा उसको फोकस करना पड़ेगा। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जिसमें पकड़ है ना, अरे उसको तो छोड़ देते हैं, उसमें पास भी कर जाएंगे, ठीक है, और पकड़ वाले पे स्कोर खींचने की कोशिश करते हैं, इसी में बच्चा फेल कर जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मान लीजिए मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो बच्चे का मैथ और फिजिक्स में पकड़ अच्छा है, केमिस्ट्री में मान लीजिए पकड़ अच्छा नहीं है, ठीक है, शुरू से ही पकड़ अच्छा नहीं, तो इधर इसका पकड़ अच्छा है तो थोड़ा सा इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा कम कर दें, और इधर केमिस्ट्री का टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दें, क्योंकि बार बार कोई चीज करते हैं ना सर तो धीरे धीरे उसमें पकड़ आ ही जाता है। तो उसमें अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो शुरू से ही वो दिमाग में बैठा दिया है सर कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, तो शुरू से ही उसमें टाइम जो होता है कम देना चालू कर दिया है। तो मान लीजिए उसमें समय ही शुरू से कम देंगे तो पकड़ कहाँ से होगा। जो पुराने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से पढ़े, वो कैसे कहाँ से लाए? देखिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर अगर 10 ईयर, और एक चीज है सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि 10 ईयर का अगर प्रीवियस अगर वो सॉल्व भी कर लेता है, जो अगर बैक बेंचर स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बैक बेंचर स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, तो अगर प्रीवियस 10 ईयर का पेपर अगर वो सॉल्व कर लेता है तो उसमें भी उसका एक स्कोर अच्छा आ जाएगा। और ये यदि रिसोर्सेस की अगर बात करें तो गूगल में है, जैसे गूगल में आपको अक्सर मिल जाएगा सारे प्रीवियस 10 ईयर पेपर, ठीक है, साथ ही साथ आपका एग्जाम्पलर का आता है, PIQ आता है, जिसमें आफ्टर 10 ईयर। लेकिन इसमें एक चीज सबसे बड़ा करेक्शन का बात है सर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सेट आप बना लीजिए उसको, ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम 3 आवर का होता है, तो आप क्लॉक स्टार्ट कर दीजिए, 3 आवर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। उस समय आपको बुक का हेल्प नहीं है, 3 आवर दे दिया, उसके बाद देखिए कि आंसर हम किसका गलत किए हैं, जिसका हम गलत किए हैं उस क्वेश्चन को बैक सपोर्ट या तो बुक या बहुत सारे चैनल्स भी हैं, जैसे कि हमारे अपना चैनल प्राची अकेडमी का भी है, तो उसमें जा करके आप उसका वीडियो देख लीजिए, नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे जगह पर भी हमारे चैनल में भी नोट्स अवेलेबल है सर, तो उससे आप निकाल करके उसका सपोर्ट लेकर के फिर नोट्स को बना करके उसको आप लर्न कर लीजिए। तो उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हर पर डे अगर 10 ईयर का पेपर का जो 1 पेपर को निकाल करके अगर टेस्ट सॉल्व करता है, इसमें एक सबसे बड़ी बात है सर, बच्चा यहाँ पर फंसता कहाँ पे जी, अगर वो मैथ्स का पेपर है तो डेली मैथ्स ही बना, पर डे उसको 3 पेपर निकाल, 2 पेपर 3 ज़्यादा हो जाएगा सर, 2 पेपर, जैसे कि आज अगर मैथ और फिजिक्स का निकालना है तो कल हम केमिस्ट्री और कंप्यूटर का निकाल लेते हैं, अगला दिन हम 2 पेपर, तो 3 आवर्स 6 आवर्स उसमें चला गया, ठीक है, 6 आवर्स का चला गया, और उसमें जो क्वेश्चन उसका छूट गया है तो 4 आवर में सर वो रिकवर हो जाएगा सर जी।
तो अगर ऐसे वो करते जाते हैं बैक सपोर्ट लेकर के, तो उसका 10 आवर का स्टडी ड्यूरेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो पर डे सब्जेक्ट चेंज कर करके 2 पेपर का टेस्ट मारता है तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं है, जैसे कि पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बोला सर मैथ्स के सारे क्वेश्चन आते थे, मेरे लिए समय ही कम हो गया, आईसीएसई बोर्ड का था, ठीक है, तो समय उसमें कम देता है, 3 आवर्स का रहता नहीं आईसीएसई बोर्ड में। बोले सर क्वेश्चन सारे आ रहे थे, धीरे धीरे बनाने लगा, लास्ट में 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो एक्चुअली उसका क्या हुआ, पहले से वो धीरे बनाता था और एक्चुअली में उसको प्रैक्टिस भी कराते तो धीरे सर हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो हम मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप टाइम शेड्यूल अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में आपको पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट आप पहला चीज कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर रहे हैं तो वो स्पीड एक मेंटेन करें, स्पीड मेंटेन करें जो आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो, टाइम का इशू ना हो। तो उसी को लेकर बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसे होता है जिन बच्चों को ये होता है कि हम 10 सवाल है मान लीजिए, तो जो जानते हैं उसे पहले सॉल्व कर ले या एक नंबर से सॉल्व कर दे। नहीं देखिए, इसमें सर एक चीज बता रहा है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जी ठीक है। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए जो आप सबसे बेस्ट जानते हैं सर। अच्छा, मतलब कि आप जितने भी आपके साथ क्वेश्चन है आपको जो आता है वो सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले बेस्ट, उसमें भी सबसे बेस्ट जो आपको आता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम, जैसे कि कोई भी कॉपी काटने वाले टीचर होते हैं, जी सर, ठीक है, वो फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं। शुरू में ही अगर आपका इंप्रेशन खराब होगा तो थोड़ा सा सोचते हैं कि बच्चा डाउन है, वो थोड़ा सा दिमाग में जो होता है, लेकिन आप आगे जाने के अगर देखते हैं तो फिर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन होता है मेंटली ह्यूमन नेचर, शुरू में अगर इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हुआ तो वो भी थोड़ा सा ही हो जाता है, चलो ये डाउन है। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा मतलब तो कॉपी को अच्छे से मतलब चेक करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे जो भी बच्चा आज तक लिखे उसका नंबर अच्छा गया है सर। मैंने कि जो क्वेश्चन सबसे आपको अच्छा आता है उसको लिखिए, उसका अर्थ सबसे पहले जितना आ रहा है सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। अब एक स्पीड के साथ, ये नहीं कि हमको अच्छा से आ रहा है तो धीरे धीरे लिखें। अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट है राइटिंग स्किल, तो वो 30 वर्ड पर मिनट का स्किल को आप मेंटेन करके चलना है, यानी कि राइटिंग बनाना, ये गलत है। एक उसी स्पीड में राइटिंग को लेकर चलना ताकि आपका समय बचता चला जाएगा। आप जो इधर जो क्वेश्चन है हाँ, जो जिस सवाल का जो है वो जिसका अच्छे से आंसर है उसको जल्दी करके, जो टाइम बचेगा वो जिनको नहीं आता वो सोच करके आंसर दे सकते हैं। हाँ, बाद में दे सकते हैं। किन जो बोर्ड एग्जाम है 10th का 12th, तो किन विषय पर अधिक फोकस करने की अधिक जरूरत है? देखिए सर, 10th और 12th का जो एग्जाम है, तो बचपन में मेरा दादाजी कहा करते थे जी, मैथ इंजन है, अगर इंजन सही हो गया तो बोगी आपका खिंचा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो फोकस आपका मैथ्स का करना होगा सर। अब मैथ्स में जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैथ्स का जो चैप्टर है, तो सबसे जो आपका 10th की अगर बात करें तो मैथ्स में 10th में सबसे ज़्यादा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है जो, ठीक है, और आपका ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन और ज्योमेट्री सेक्शन है जिसमें आपका सर्कल होकर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे अभी तक मैं पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि बच्चे सर्कल में ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा है जी। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है 10th के वाले बच्चों के लिए कि सर्कल जो चैप्टर है, जो ज्योमेट्री सेक्शन में सर्कल आता है, क्वाड्रिलेटरल्स आता है, ठीक है, तो उस सेक्शन में रूल्स को, थ्योरम को, जो लास्ट रिजल्ट है उसको कम से कम आप लर्न कर लीजिए, ताकि उस लास्ट रिजल्ट से क्वेश्चन का आंसर का आउटपुट निकलता है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल सेक्शन में थ्योरम को फोकस करने की जरूरत है। थ्योरम पूरा रटने की भी जरूरत नहीं है, थ्योरम का लास्ट रिजल्ट यहाँ होना चाहिए। अगर लास्ट रिजल्ट अगर ब्रेन में रहेगा तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। सबसे बड़ा बात है कि 10th वालों के लिए जो ज्योमेट्री सेक्शन है, और एक चीज बता दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी होता है 10th के लिए सर। 2 से 3 फॉर्मूला में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म है सर। एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है, और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला में खत्म है और आपको लगता है कि 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है।
तो इससे अगर ये 3 फॉर्मूला कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका अच्छा हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी चैप्टर है, बच्चा सबसे ज्यादा डरता है इससे। जी जी ठीक है, और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं है, tan थीटा और cot थीटा ही ज्यादातर लगता है। बच्चे लोग को फॉर्मूला p/b होगा कि b/h होगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बता दे रहा हूं आपको बेटा। जी 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 जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, अगर इस सोना मतलब हो गया बेटा, हो गया हमारा sin थीटा, चांदी मतलब हो गया cos थीटा, और तौल मतलब tan थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल p/h b/h p/b। तो एक ही फॉर्मूला है, और इसको अगर वो अप्लाई कर लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गई। तो बच्चे लोग को डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं उससे, जब सबसे इजी चैप्टर है। और वो जानते हैं सर 4 मार्क्स फिक्स है, 4 3 4 3 4 हर बार पूछता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है मैथ का स्कोर का। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अलावा बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन इससे ज्यादा जो है फिक्स क्वेश्चन है, कितना आएगा इसमें छेड़खानी नहीं। अगला सवाल है कि क्या जो बच्चे रेगुलर तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं बच्चे, लेकिन पढ़ा हुआ चीज याद कैसे रखें? अच्छा, ये बहुत बड़ा मेजर चीज आप हम तो पढ़ लिए, लेकिन दूसरा दिन अगर हम भूल गए, थ्योरी हो चाहे वो मैथ का चीज हो, हिंदी का चीज हो, इंग्लिश का चीज है, वो पढ़ा हुआ चीज याद कैसे रखें? देखिए सर, इसका जैसे कि हम अपने आप में जो इम्प्लीमेंटेशन किए हैं जी। वो चीज आपको बता रहे हैं, हर किसी का एक अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं आज तक अपने आप में जो अप्लाई किया हूँ, जैसे कि दिन भर में जितना भी मैं पढ़ता हूँ जी, सोने जाने से पहले कितना भी नया कंटेंट सीखा, दिमाग में वो रिकॉल करके सोता हूँ। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसी कंटेंट में दिमाग को उठाता हूँ। अगर इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं हो रहा है, फिर सुबह अपना जो भी अपना दिन प्रक्रिया कर लिए, और उसके बाद उस कंटेंट पे लगिए, भुला दें। तो अगर ये चीज को बार बार अगर मेमोराइज कीजिएगा ऐसे करके दिन भर का, आप भी ये चीज ह्यूमन ट्रेडिशन है सर, कि अगर दिन भर का पढ़ा हुआ को अगर आप एक बार सोने से पहले रिकॉल कर लीजिए तो लास्ट इंप्रेशन होगी, और जागने के बाद क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन हो गया। तो ब्रेन में जो रिकॉल होगा वो दोबारा डेटा हटेगा सर। मैंने आज तक ये किया, हमेशा देखा कि डेटा बहुत ज्यादा नहीं यार, हम लोग अपने बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट को भी एक बार अप्लाई करके देखें। बच्चे पास टाइम नहीं है, तो बच्चे के पास वो बोल रहे हैं कि आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि आप दिन भर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सोने समय एक बार रिकॉल करें, मतलब दिमाग में याद करें कि क्या क्या पढ़ाई की है, और उठने के बाद भी क्या क्या कल पढ़े थे उसको फिर से रिकॉल कर लीजिए। जो भूल गए उसको आप जो भी नहाना धोना नाश्ता पानी करना है उसे कर लीजिए, उसका सबसे पहले उसी कंटेंट में फोकस कीजिए, उसके बाद ही आपको सेट बनाना है, जो भी बनाना है उसके बाद कीजिए। इससे क्या होगा ना कि इन्फॉर्मेशन आपका रिकॉल हो जाएगा, फिर वो डेटा दिमाग से हटेगा। और एक चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सबका अपना लर्न करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो लिख लिख करके लर्न करते हैं, तो जैसे कि PIQ का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसी क्वेश्चन को आप 5 बार 6 बार लिखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जोर जोर से बोल करके याद करते हैं, तो आसपास क्या इफेक्ट हो रहा है उसको मत देखिए, आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा जोर जोर से चिल्ला करके अपना याद करते हैं। मैं जो जिस मोड में याद करता हूँ वैसे याद है। बहुत कोई बच्चे डरते हैं, अरे हम जोर जोर से बोलेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा। अरे भाई बगल वाला पूरा नंबर थोड़ा दे देगा, वो तो हमारा नंबर हमारे पास में रहेगा, नहीं रहेगा, बताइए। तो उस कंडीशन में उसको क्या करना, हमारा जिस फिलोसफी से हमको लर्न होता है उसी चीज को ना करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर हम जोर से पढ़ेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा कि ये कर, बगल वाला क्या सोचेगा उससे हमको नहीं जाना, हमको जिस मेथड से लर्न हो रहा था उस मेथड को कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे बच्चा क्या होता है, बगल वाला क्या सोचेगा, इस चक्कर में अपना मेथड को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। यही दिक्कत है सर, ठीक है। भूलने का प्रक्रिया बच्चे हैं तो भूलेंगे ही, लेकिन ये आत्मविश्वास कैसे लाएं कि हम ये कर सकते हैं? आत्मविश्वास बहुत जरूरी है अभी के समय में। हाँ, तो ये